तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट्स रीड। एक चाइल्ड है जो कि 3 साल का है। तो उसका डायग्नोसिस क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस, ठीक है। और उसके पापा उसको इमरजेंसी ब्लॉक में लेके आए हैं विद अल्टर्ड सेंसोरियम। पीएच लेवल 7.28 है, पीसीओ2 ये वैल्यूज हैं, HCO3 ये सारी वैल्यूज गिवन है कि उस बच्चे की ये वैल्यूज निकली हैं, ठीक है। तो अब हमें फर्दर हमारा क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, क्या करेंगे, इन रिकॉर्ड्स को देखेंगे पहले हम, ठीक है। क्या देखेंगे इसमें कि एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, क्या है। तो पीएच, यहाँ पे पीएच लेवल जो है यहाँ पे 7.28, ये शो करता है एसिडिक, तो ये एसिडोसिस शो कर रहा है। अब कैसे पता किया, जो नॉर्मल पीएच वैल्यू है वो होती है 7.35 टू 7.45, ठीक है। अगर कम है तो एसिडिक है, और अगर ज्यादा है तो एल्कलोसिस है। यानी 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस है, और अगर 7.35 से कम है तो एसिडोसिस है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हम एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम कैसे पता लगाएंगे। दूसरा, HCO3 की वैल्यू देखो 16 है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, हम क्या करेंगे, इन्फ्यूजन ऑफ NS, हम NS लगाएंगे उसको। क्यों, इसका रीजन है, इन केस ऑफ डायबिटिक केटोएसिडोसिस फ्लूइड लॉस इज वेरी हाई विच कॉज डिहाइड्रेशन एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेस, ठीक है। तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस में क्या होता है, फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। अब हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे पता लगाया, जो नॉर्मल HCO3 की वैल्यू है वो होती है 22 टू 27, और ये 16 है, विच इज क्लियरली विजिबल कि ये कम है, ठीक है। तो ये एसिडिक है। उसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है वो होता है इन्फ्यूजन ऑफ NS, और मैनेजमेंट ऑफ, हाँ, उसके बाद HIR विच इज IV इन्फ्यूजन। उसके बाद बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम प्लस एक्सोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ से न्यू स्टार्ट हो रहा है फर्दर, कि इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम से आप क्या समझते हो। इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड होता है, और एक्सोक्राइन सिस्टम भी ग्लैंड होता है। जब दोनों ही ग्लैंड हैं तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडोक्राइन होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो रिलीज करते हैं एंजाइम। दोनों ही ग्लैंड हैं बट दोनों का फंक्शन बहुत अलग है। एक क्या कर रहा है, हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, तो एक एंजाइम को रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये हॉर्मोन्स, अब इंडोक्राइन ने हार्मोन रिलीज किया, बट किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। ब्लड वेसल्स में हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर जो भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उसे एक्ट करना है वहां पे जाके वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन LH और FSH। ये दो हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी, ठीक है। डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है और रिएक्ट करता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक साइट पे, अब LH FSH रिलीज हुआ है तो वो किसी फंक्शन, उसका जो फंक्शन है जहाँ पे उसको जाना है, उसका जो भी पर्टिकुलर साइट होगी, स्पेसिफिक साइट, वहां पे जाके वो एक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा जाके। इन ओवरी इमेच्योर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट टर्न्स टू मैच्योर फॉलिकल नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो LH FSH जब रिलीज हुआ, ये LH FSH रिलीज हुआ और कहाँ जाता है, ओवरी के पास। ओवरी में जो भी इमेच्योर फॉलिकल्स थे उन्हें क्या करता है, ये मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है, जिनको हम ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद LH रिलीज हुआ, ये तो बात थी FSH की। अब LH रिलीज हुआ, इट ब्रस्ट, अब LH और FSH दोनों रिलीज हुए थे, तो FSH ने तो कर दिया मैच्योर फॉलिकल्स को। उसके बाद जो LH है वो रिलीज होगा, वो क्या करेगा, अब जो मैच्योर्ड फॉलिकल्स थे विच इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को ब्रस्ट आउट कर देगा, जिसमें से क्या होगा, ओवम आउट होगा, देन ओवुलेशन हैपन, ओवुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इंडोक्राइन, इंडोक्राइन तो हमने पढ़ लिया। अब बात है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करता है, रिलीज करता है एंजाइम को, रिलीजेस डायरेक्टली थ्रू द डक्ट, ये अपने डक्ट के थ्रू ही डायरेक्टली एंजाइम्स रिलीज कर देता है। इसको ब्लड का माध्यम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए इसको, इसको ब्लड की जरूरत नहीं है कि हाँ ब्लड में ही ये एंजाइम रिलीज करेगा।
एज सच कोई नीड नहीं होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडोक्राइन। इंडोक्राइन के बारे में फर्दर पढ़ते हैं। तो इंडोक्राइन में क्या होता है, प्योर और अदर फंक्शन। तो एक तो होता है कि केवल हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है इंडोक्राइन, ठीक है, और दूसरा अदर फंक्शन प्लस हार्मोन भी रिलीज करता है इंडोक्राइन। तो वो क्या है, ओनली हॉर्मोन्स जैसे कि पिनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड और एड्रिनल, ये क्या करते हैं, सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, इनका फर्दर और कोई अदर फंक्शन नहीं है, इनका काम है हार्मोन रिलीज करना, तो वो कर रहे हैं। ये LHFSH कर रहा है ना। थायराइड क्या कर रहा है, T3 T4 ये सब। ठीक है, तो इसी तरीके से हर ग्लैंड अपना कर रहा है रिलीज हार्मोन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मोन के साथ साथ एक्स्ट्रा फंक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इंडोक्राइन ही है, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज क्या करता है, 99% एक्सोक्राइन है। ठीक है, लेकिन 1% इंडोक्राइन है। अब पेनक्रियाज ये तो क्या थे, जो केवल हार्मोन ही रिलीज करते हैं, और ये स्पेसिफिकली इंडोक्राइन ही है। लेकिन पेनक्रियाज ऐसा है जो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। 99% एक्सोक्राइन है, जैसे कि वो रिलीज करता है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, ये एंजाइम जो रिलीज करता है उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये तो इसका था 99% वाला वर्क। लेकिन 1% ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, जैसे कि मेंटेन करता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिससे क्या होता है, ग्लूकोज मेंटेन होता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, बिकॉज पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, FBS फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच इज नॉर्मल कितना होता है, 70 to 100, और 110 भी हो जाता है कई बारी। ठीक है, उसके बाद IGT इज द इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट। तो उसमें कितना होता है, अगर हम वो टेस्ट करते हैं तो ये 110 से 125 होता है, डायबिटीज मेलिटस के केस में ये 126 से ज्यादा होता है। वैल्यू होती है mg/डेसीलीटर। उसके बाद पोस्ट पेरेंडियल, इसमें क्या है, 140 से कम। ठीक है, ये नॉर्मल होता है 140 से कम। IGT में 140 to 199, और 200 से ज्यादा तो डायबिटीज मेलाइटस में। HbA1c, ये क्या है, ग्लाइकोसाइलेटेड HP लेवल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करते हैं, इसमें जो लास्ट 3 मंथ होते हैं और 90 डेज होते हैं, उसमें शुगर लेवल देखते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज हैं इंसुलिन की। अब इसके बाद ये वैल्यूज तो आप लोग लर्न कर लेना। उसके बाद है इंसुलिन लाइफ स्पैन, जो कि होती है 5 मिनट की। इंसुलिन की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 5 मिनट्स की। अब पोस्ट पेरेंडियल क्या होता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद जो टेस्ट किया जाता है। और ये फास्टिंग ब्लड वाला क्या होता है, यानी कि 2 घंटे खाने खाने से पहले। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज डायबिटिक मेलाइटिस। अब हमने यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटिस की बात की, तो डायबिटिक मेलाइटिस है क्या। डायबिटिक, अगर अब यहाँ पे वैल्यूज भी देखो और वो करो। फास्टिंग ब्लड जो है लेवल, वो 126 से ज्यादा, PP हमारा 200 से ज्यादा, और HbA1c 6.5% से ज्यादा होता है, देन इट इज डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, ये 3 वैल्यूज देखी जाती हैं कोई भी पर्सन अगर डायबिटिक मेलाइटिस का है तो। और प्लस इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीयूरिया होता है एक्सेसिव यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन पास करेगा। और पॉलीडिप्सिया होता है थ्रस्ट, और साथ में वेट लॉस भी। ठीक है, बहुत ही लीन एंड थिन दिखेगा जो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट होता है। साथ में बहुत ज्यादा यूरिन पास करेगा, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारे डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पॉलीफेजिया इज नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, दैट्स वाई नॉट इंक्लूडेड। पॉलीफेजिया भी इसका पार्ट होता है, पॉलीफेजिया। बट यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक क्लासिकल सिम्टम है। जो मेन सिम्टम है वो ये 3 है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर इज हेड ऑफ पैनक्रियास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सबसे ज्यादा पैनक्रियाटिक कैंसर के जो मरीज देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा उन्हें कहाँ पे कैंसर होता है, ये पैनक्रियास का जो हेड है यहाँ पे। ठीक है,
सॉरी, हेड ऑफ द पेनक्रियाज, दिस इज टेल। ओके, हाँ, हेड ऑफ द पैनक्रियाज में उसके बाद आता है जो मेन पार्ट है। अब यहाँ पे ये जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं एसएनआर सेल्स, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल होती है एक्सोक्राइन की। ठीक है, मेन पार्ट होता है ये। उसके बाद ये पैनक्रियाज का हेड है, जहाँ पे बताया सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है पैनक्रियाज का। इसको हम नेक बोलेंगे, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल। और ये जो प्रेजेंट है ग्रीन कलर का, इसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, उसके बाद यही क्या करता है, पेनक्रियाज में हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। जो एसिनार सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिलीज होती है डक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाइमोगोन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एसिनार सेल में। ठीक है, इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और रिलीज करते हैं एंजाइम, जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, सुक्रेज एक्सेट्रा। ये सब एंजाइम्स रिलीज करता है एसिनार सेल। उसके बाद जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस है, ये क्या होता है प्रेजेंट, इसमें चार प्रेजेंट होते हैं, 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है बीटा सेल, अल्फा सेल, इट इज डेल्टा सेल, और ये है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। ठीक है, ये चार सेल्स होती हैं जो कि रिलीज करता है आइलेट ऑफ लैंगरेंस। तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जो बीटा सेल होती है वो रिलीज करेगी इंसुलिन और सी पेप्टाइड को। जो अल्फा सेल होती है वो रिलीज करेगी ग्लूकागोन को। और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेगी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, टू काउंट इंसुलिन लेवल वी चेक सी पेप्टाइड लेवल विच इज 1:1। इंसुलिन का और सी पेप्टाइड का लेवल 1:1 दोनों का सेम आना चाहिए। अगर हम इंसुलिन लेवल किसी भी पेशेंट में चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सी पेप्टाइड। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नॉर्थ सेट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।